Assalamualaikum dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है 3 जून का मंसूबा या 3 जून प्लान। आज के इस लेक्चर में मैं दो अहम टॉपिक, एक ये 3 जून का मंसूबा और एक इससे नेक्स्ट टॉपिक तकसीम हिंद और पाकिस्तान का क़याम, इन दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करूंगा। इन दोनों टॉपिक्स को साथ में कवर करने का मेरा मकसद ये है कि इन दोनों टॉपिक्स का आपस में बहुत गहरा लिंक है, आपस में इनका ताल्लुक़ है। तो अगर इनको मैं साथ लेकर चलता हूँ तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, दोनों टॉपिक्स आप बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पास एक रफ़ रजिस्टर रख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आप अपने पास नोट कर लेंगे और वो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने में हेल्प करेंगे। इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो अबूरी हुकूमत की तश्कील के बारे में, अबूरी हुकूमत की तश्कील या इंटरम गवर्नमेंट। अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी वो वीडियो लेक्चर मौजूद है और इस वीडियो के लास्ट पर भी मैं वो वीडियो मैंशन कर दूँगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 जून का मंसूबा। स्टूडेंट्स, 3 जून के मंसूबे को हम तकसीम हिंद का मंसूबा भी कहते हैं, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल इवेंट था। यहाँ पर जो है हिंदुस्तान को तकसीम करने की बात कर दी गई थी और हिंदुस्तान को तकसीम करने का मुकम्मल जो है वो प्लान बना दिया गया था। हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो मेरा इस चैप्टर का पहला लेक्चर था वो था 23 मार्च 1940 करारदादे लाहौर का। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे इवेंट्स बढ़ते आए और आज का ये लास्ट जो है वो इवेंट है फुल एंड फाइनल, जहाँ पर हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 जून का मंसूबा मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसको तकसीम हिंद का मंसूबा भी कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके पस मंज़र पर नज़र दौड़ाते हैं, बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो इससे पहले जो एक अहम इवेंट था वो था अबूरी हुकूमत की तश्कील। अबूरी हुकूमत बना दी गई थी या इंटरम गवर्नमेंट कब बना दी गई थी? 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे उनके नतीजे में अबूरी हुकूमत की तश्कील हुई थी। हमने लेक्चर में देखा, इससे पहले भी हमने देखा कि अबूरी हुकूमत की जो है वो तश्कील तो हो गई थी, लेकिन अबूरी हुकूमत की तश्कील से पहले भी जो है आपस में कई मुस्लिम लीग के जो है वो कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के जो है अंग्रेज़ों के साथ कई जो है इख्तलाफात चलते आ रहे थे। अबूरी हुकूमत बन गई थी, लेकिन ये एक ख़ास मुद्दत तक नहीं चली, क्योंकि अबूरी हुकूमत बनने के दौरान अबूरी हुकूमत बन गई और अब जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात बढ़ने लगे। मैंने आपको पहले भी बताया था अबूरी हुकूमत बनी थी, इसमें 6 सीटें जो थी वो कांग्रेस के लिए मुख्तस की गई थी, 5 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग के लिए और जो 3 सीटें थी वो अक़लियत के लिए मुख्तस की गई थी और 14 मेंबरान पर मुश्तमिल ये एक अबूरी हुकूमत बना दी गई थी। अबूरी हुकूमत बन गई थी, मुसलमानों के पास, मुस्लिम लीग के पास भी कुछ जो है वो वजारतें आई थी और कुछ जो है वो कांग्रेस के पास भी वजारतें आई थी। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। अबूरी हुकूमत की तश्कील ये उस जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है। तो हमने देखा अबूरी हुकूमत की तश्कील हो गई, लेकिन स्टूडेंट्स ये अबूरी हुकूमत जो बनी ये कोई ख़ास अरसे तक नहीं चली। तो अब इसके बाद अब अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान के हालात देखे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वार का भी दौरा था और उसमें भी जो है हुकूमत बरतानिया को काफ़ी नुकसान पहुंच गया था। और उसके बाद अब इन्होंने हिंदुस्तान को देखा तो इन्होंने देखा कि अब हिंदुस्तान इनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, हिंदुस्तान से अब ये कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, अब पैसे वगैरह जो है हिंदुस्तान से ये नहीं हासिल कर सकते, ना कोई और फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके लिए जो है हिंदुस्तान अब सिर्फ़ और सिर्फ सरदर्दी रह गया, क्योंकि रोज़ वो जो है नए फसादात शुरू होते थे। तो इस दौरान उन्होंने जो है ये फ़ैसला किया कि अब जो है हम हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे, हिंदुस्तान की तकसीम की इन्होंने बात की। तो इस दौरान जो है हुकूमत बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म, बरतानिया के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड एटली उनका नाम था, उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम करने की बात की। लॉर्ड एटली ने फरवरी 1947 को
ऐलान किया कि हम जो है हिंदुस्तान को जो है जून 1948 से पहले हम हिंदुस्तान को तकसीम करके यहाँ से चले जाएंगे। हम हिंदुस्तान का जो इक़्तिदार है वो आपके हवाले करके चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। आपको एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ, अबूरी हुकूमत की तश्कील हुई और उसके बाद हुकूमत बरतानिया ने देखा हिंदुस्तान आपको कोई मज़ीद फ़ायदा नहीं दे रहा, तो इस दौरान हुकूमत बरतानिया के वज़ीर आज़म लॉर्ड एटली ने फरवरी 1947 को ऐलान किया कि अब हम हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे और हिंदुस्तान का जो इक़्तिदार है, हिंदुस्तान को हम जून 1948 से पहले हम जो है हिंदुस्तान को छोड़कर यहाँ से हम चले जाएंगे। तो इस दौरान इस पूरे काम को सर अंजाम देने के लिए उन्होंने जो है अपना एक मैंने इससे पहले जो हिंदुस्तान के थे वो लॉर्ड वीवल जो थे हिंदुस्तान के लॉर्ड थे, इनको उन्होंने तब्दील किया। सबसे पहले इन्होंने लॉर्ड वीवल को तब्दील करके यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो इन्होंने हिंदुस्तान भेजा था। क्यों भेजा था? हिंदुस्तान की तकसीम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान उनको भेजा था। लॉर्ड वीवल की जगह उन्होंने लॉर्ड वीवल को तब्दील किया। लॉर्ड वीवल को उन्होंने वापस जो है वो बरतानिया बुला लिया। अब उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा कि वो जाएं और यहाँ पर जाकर अब हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए कोई आप मंसूबा बनाएं, कोई ख़ास प्लान बनाएं। लॉर्ड वीवल जो है वो हिंदुस्तान आए तो इन्होंने शुरू में अपनी ये कोशिश की कि हम किसी तरह जो है हिंदुस्तान को तकसीम ना करें और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कुछ ना कुछ मुज़ाकरात कर लें कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो। लेकिन अब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान को तकसीम करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, तो फिर उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जिस प्लान के तहत उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम करना था। तो ये जो उन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने इस प्लान को बरतानिया भेजा। ठीक है, बरतानिया मंजूरी के लिए भेजा कि ये जो प्लान बनाया है यह बरतानिया जाएगा और उसकी असम्बली से ये पास होकर दोबारा आएगा और फिर हिंदुस्तान को तकसीम किया जाएगा। हुकूमत लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आए, उन्होंने एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया और वो हुकूमत बरतानिया भेजा कि उसकी मंजूरी के लिए उसको मंजूर किया जाए। हुकूमत बरतानिया की असम्बली ने उसे मंजूर किया। कब मंजूर किया? 3 जून को मंजूर किया। हुकूमत बरतानिया ने इनका ये जो मंसूबा है ये 3 जून को मंजूर किया था। इस वजह से हम इसको 3 जून का मंसूबा भी कहते हैं। ये मंसूबा जो है बरतानिया से अब मंजूर होके हिंदुस्तान आ गया था। तो अब इन्होंने जो मंसूबा बनाया था इसके तहत इन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम करनी थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े और मेन इलाके बंगाल और पंजाब, जहाँ पर मुसलमान भी काफ़ी तादाद में थे और हिंदू भी जो थे वो काफ़ी तादाद में थे। अब उन्होंने जो मंसूबा बनाया है, अब इस मंसूबे के तहत हिंदुस्तान के कई इलाके हैं जिनको तकसीम किया जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने ये सारा जो है वो प्लान बनाया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बंगाल और पंजाब जो हिंदुस्तान के मेन इलाके हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर मुसलमान भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे और हिंदू भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। अब उनके दरमियान फ़ैसला करवाना था कि हम हिंदुस्तान को तकसीम करें कि अब वो किसके साथ जाना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर उन्होंने कुछ लाए अमल किया। बंगाल और पंजाब जो है हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े सूबे थे। अब इन्होंने यहाँ पर तकसीम करनी थी, तो यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम असम्बली और जो है गैर मुस्लिम असम्बली, मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के अलग अलग इजलास करवाए कि अब ये इजलास फ़ैसला करेंगे क्या हम इन दोनों इलाकों को तकसीम करें। अगर हम तकसीम करते हैं तो ये जो दोनों इलाके ये किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, क्या ये पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या फिर ये जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, इसमें रहेंगे। तो ये इजलास हुआ, इनमें मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों ने शिरकत की और उसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या फिर वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इजलास करवाएंगे जहाँ पर मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों असम्बलियों का इजलास होगा और वो फ़ैसला करेंगे कि वो कहाँ शामिल होना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद हम सिंध
की तकसीम कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पर भी हम असम्बली बुलाएंगे, उसका इजलास होगा और वो असम्बली फ़ैसला करेगी कि क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होगी या फिर वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सूबा सरहद यानी अब हम इसको KPK भी कहते हैं, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा भी इसको कहा जाता था, जो कि आप खैबर पख्तूनख्वा या KPK कहलाता है। उन्होंने कहा यहाँ पर जो है हम रेफरेंडम करवाएंगे, यहाँ पर मुसलमान और हिंदू दोनों मौजूद थे, तो यहाँ पर रेफरेंडम करवाएंगे। रेफरेंडम के बारे में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर वहाँ के लोगों से राय ली जाएगी कि वो कहाँ किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। हिंदू जो इस सूबे के जितने भी लोग हैं उनसे राय ली जाएगी कि क्या आया वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। वो जो फैसला करेंगे, मतलब मिसाल के तौर पे हर पर्सन से जाकर वो पूछेंगे कि क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, हिंदुस्तान के साथ शामिल होंगे। उसके बाद जो है फिर वो एक अपना रिज़ल्ट निकालेंगे, एक वो नतीजा निकालेंगे जिसके तहत फिर वो ये फ़ैसला करेंगे कि हमने इसको किसके साथ रखना है, ये सूबा पाकिस्तान के साथ जाएगा या फिर ये सूबा हिंदुस्तान के साथ जाएगा। ये होता है रेफरेंडम। उन्होंने कहा कि हम सूबा सरहद में रेफरेंडम करवाएंगे और वो उस रेफरेंडम में फ़ैसला हो जाएगा कि ये किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद सूबा एक था असम, बंगाल, सूबे बंगाल का था एक ज़िला असम, बंगाल का एक सूबा था असम, उसका एक ज़िला था सलहट। बंगाल का एक सूबा था असम, उसका एक ज़िला था सलहट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी हम रेफरेंडम करवाएंगे और यहाँ के लोगों से हम फैसला लेंगे कि वो कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है, सूबे बलूचिस्तान के जो है हम म्यूनसिपल कमेटी का भी इजलास करवाएंगे और शाही जिरगा ये फैसला करेगा कि ये किसके साथ शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है या फिर हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहता है। इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक दफ़ा दोबारा जल्दी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत की तश्कील हो गई, उसके बाद हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान को तकसीम करने का फ़ैसला किया। फरवरी 1947 को उन्होंने ऐलान किया कि हम जून 1948 से पहले हिंदुस्तान का जो इक़्तिदार है वो यहाँ की आवाम के यहाँ इनके हवाले करके हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इस दौरान उन्होंने लॉर्ड वीवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मंसूबा बनाया, वो मंसूबा उन्होंने बरतानिया भेजा मंजूरी के लिए। वो मंसूबा 3 जून को मंजूर होकर आया, इस वजह से हम 3 जून का मंसूबा कहते हैं। इस मंसूबे के तहत उन्होंने ये कहा कि सूबे बंगाल और पंजाब के हम इजलास करवाएंगे, असम्बलियों के इजलास, और वो फैसला करेंगे कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, कि वो आया पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे सिंध में भी हम इस तरह असम्बलियों का इजलास करवाएंगे और वो फिर फैसला करेंगी कि उन्होंने वो असम्बली का जो इजलास होगा वो इजलास फैसला करेगा कि वो कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ। उसके बाद सूबे सरहद KPK के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम रेफरेंडम करवाएंगे, लोगों की राय ली जाएगी कि वो कौन से कहाँ पर शामिल होना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ या फिर हिंदुस्तान के साथ। बंगाल का एक सूबा था सलहट, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि वहाँ बंगाल का सूबा असम था, वहाँ का एक ज़िला था सलहट, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे रेफरेंडम और इसके तहत जो है वहाँ पर रेफरेंडम करवाएंगे, अवाम की राय ली जाएगी, फिर ये फैसला करेंगे कि हमने इसको कहाँ पर रखना है, इस सूबे को हम हिंदुस्तान के साथ शामिल करें या फिर पाकिस्तान के साथ। और लास्ट पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की म्यूनसिपल कमेटी का इजलास होगा और यहाँ पर शाही जिरगा फैसला करेगा कि ये कहाँ पर शामिल होंगे, बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ ये शामिल होना चाहते हैं। ये था 3 जून का मंसूबा। और फिर हम आगे जाके तकसीम हिंद और पाकिस्तान के क़याम में देखेंगे कि क्या ये सब पाकिस्तान के साथ शामिल हुए इसके दरमियान फिर कई जो है नाइंसाफ़ियाँ भी की गई, वो में इससे आगे जो है वो टॉपिक में हम जाकर देखेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं बुक की तरफ। 3 जून का मंसूबा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड एटली ने फरवरी 1947 में ऐलान किया कि बरतानिया जून 1948 से पहले हिंदुस्तान का इक़्तिदार हिंदुस्तानियों के हवाले करके चला जाएगा। लॉर्ड एटली ने ये ऐलान किया कि हम जो है अब हिंदुस्तान को तकसीम करने जा रहे हैं और इसका इक़्तिदार हम जून 1948 से पहले हम यहाँ की
जहां हिंदुस्तानियों के हवाले करके चले जाएंगे। इस ऐलान के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड वीबल को वापस बुलाकर इनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का वायसराय मुकर्रर किया। लॉर्ड वीबल पहले जो है हिंदुस्तान के लॉर्ड थे, उनको उन्होंने वापस बुलाया और फिर उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने हिंदुस्तान भेजा। माउंटबेटन ने हिंदुस्तान आकर काबीना मिशन मंसूबे की रोशनी में हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की, जिसमें इसे नाकामी हुई। लिहाजा हिंदुस्तान को तकसीम करने के सिवा और कोई चारे कार नहीं रहा। इस मकसद के लिए इसने तमाम इन जमातों के सरबराहों और अपने रफ़ाक़ा से तवील मुशावरत के बाद एक मंसूबा बनाया और इसे ताज बरतानिया की मंजूरी के लिए भेज दिया। लंदन से मंसूबे को मंजूरी मिली। इस तरह ये मंसूबा 3 जून के मंसूबे के नाम से मशहूर हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आए। उन्होंने पहले ये कोशिश की कि हम किसी तरह हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश करें, हिंदुस्तान तकसीम ना हो, लेकिन उन्होंने देखा कि अब हिंदुस्तान को तकसीम करने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहा। तो फिर उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया। वो मंसूबा उन्होंने हिंदुस्तान बरतानिया भेजा। बरतानिया की असम्बली से वो मंसूबा जो है 3 जून को मंजूर होकर आया। इस वजह से हम इसको 3 जून के मंसूबे के नाम से याद करते हैं। इस मंसूबे के मुंदरजात ये हैं, इजलास होंगे। इन इजलास में अगर किसी एक ग्रुप ने मुतल्लिका सूबे की तकसीम के हक़ में राय दी तो सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि बंगाल और पंजाब, इन दोनों सूबों के अलग अलग इजलास होंगे। मुस्लिम और गैर मुस्लिम असम्बलियों के जो है अलग अलग इजलास होंगे। और फिर अगर इसमें से कोई एक भी फरीक जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम चाहता है तो इन सूबों की तकसीम चाहता है तो इन सूबों को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे कि वो सूबे जो है वो पाकिस्तान के साथ या उनको शामिल कर देंगे या फिर उनको हिंदुस्तान के साथ शामिल कर देंगे। वहाँ जो वो असम्बली या जो इजलास वो फैसला करेगा उसके तहत सूबों की तकसीम की सूरत में सरहदों के तयन के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। सूबों की तकसीम होगी, उसके बाद सरहदें, ये जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, इनकी तयन के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। वो इनकी जो है वो बाउंड्रीज वगैरह मुख्तस करेगा। सिंध सूबाई असम्बली एक खसूसी इजलास में पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल होने का फ़ैसला करेगी। सिंध सूबाई असम्बली का इजलास होगा और वहाँ की वो असम्बली ये फ़ैसला करेगी कि वो हिंदुस्तान में शामिल होगी या फिर वो हिंदुस्तान में शामिल होगी। उसके बाद सूबा सरहद के मुस्तक़बिल का फ़ैसला वहाँ के राहिंदगान एक रेफरेंडम की सूरत में करेंगे और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि सूबा सरहद या हम जिसे शुमाल मशरक़ी सूबा या KPK कहते हैं, यहाँ का फ़ैसला यहाँ की आवाम करेगी। यहाँ पर हम रेफरेंडम करवाएंगे और इसके तहत ये फ़ैसला होगा कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, या वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होंगे या फिर वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। बलूचिस्तान का फ़ैसला वहाँ का शाही जिरगा और कोयटा म्यूनसिपल कमेटी के अरकान करेंगे। बलूचिस्तान का फ़ैसला वहाँ का शाही जिरगा करेगा। उसके बाद सूबा असम का ज़िला सलहट का फ़ैसला भी रेफरेंडम के ज़रिए होगा कि आया वो मुस्लिम अक्सरियती बंगाल में शामिल होना चाहते हैं या फिर असम में ही रहना चाहते हैं। 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग कौंसिल का इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें यह कहा गया अगरचे वो पंजाब और बंगाल की तकसीम से मुत्तफ़िक नहीं, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार की खातिर 3 जून के मंसूबे को मजमूई तौर पर तस्लीम करते हैं। इस इजलास में, क्योंकि इससे आगे हम देखेंगे कि रेड क्लिफ अवार्ड आए हिंदुस्तान और फिर उन्होंने पंजाब और बंगाल की तकसीम के बात की, तो यहाँ पर कई नाइंसाफ़ियाँ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो फ़ैसला है इसमें कई नाइंसाफ़ियाँ आपने तो की हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि आपने इन फैसले जो किए इसमें आपने हमारे साथ कई नाइंसाफ़ियाँ की हैं, लेकिन फिर भी अब हम इंतकाल इक़्तिदार की खातिर हम खामोश हैं और आपके 3 जून के मंसूबे को हम तस्लीम करते हैं। ठीक है, और वो इंसाफियाँ क्या हुई थी वो इससे अगले टॉपिक में अभी मैं आप डिस्कस कर। 14 जून 1947 को इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 3 जून के मंसूबे को बादल नाख्वास्ता कबूल किया गया, मगर साथ ही ये भी कहा गया कि जिग्राफिया पहाड़ और समंदर हिंदुस्तान का तयन करते हैं, कोई इंसानी कुव्वत इसको तब्दील नहीं कर सकती। कांग्रेसी कमेटी इस बात पर यकीन रखती है कि जो ही मौजूदा मुनाफरत कम हो जाएगी तो हिंदुस्तान के मसाइल को अपने असली तनाजुर में देखा जाएगा और दो कौमों के गलत नज़रिए को सब खैर आबाद कहेंगे। कांग्रेसी कमेटी के इस करारदाद से यह भी वाज़ेह होगा कि उन्होंने मजबूरी की हालत में तकसीम हिंद के मंसूबे को तस्लीम किया था कि दोनों जमातों का इजलास हुआ। और यहाँ पर जो हम रद्द अमल अगर देखें तो मुस्लिम लीग ने यह कहा कि आपने यहाँ पर इंसाफ़ी की है, हम फिर भी इसको कबूल करते हैं, और इस तरह ही कांग्रेस ने भी इसे कबूल कर लिया था। अब हम
अब हम जो है इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम। बेसिकली अब जो है यहाँ पर तकसीम जो है हिंदुस्तान को किया गया वो 3 जून के मंसूबे के तहत किया गया, और मैंने आपको बताया कि इससे पीछे जो नाइंसाफ़ियाँ वगैरह हुई इनके बारे में भी यहाँ तफसील से जानेंगे कि क्या वो नाइंसाफ़ियाँ वगैरह हुई थी। तो मैं अब यहाँ पर साथ साथ पढ़ूँगा और साथ साथ आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। 3 जून के मंसूबे के रूप से पंजाब और बंगाल के सूबों को तकसीम करना तय पाया था कि 3 जून के मंसूबे से मैंने आपको बताया कि पंजाब और बंगाल 2 बड़े सूबे थे, इनको तकसीम करना तय पाया था कि इन दोनों सूबों को हम तकसीम करेंगे, जिसके लिए एक कमीशन कायम किया गया और मुतफ़िका तौर पर अंग्रेज़ वकील रेड क्लिफ की सरबराह जिनको रेड क्लिफ को सरबराह मुकर्रर किया गया। एक अंग्रेज़ लॉयर थे, रेड क्लिफ उनका नाम था, वो अब जो है बरतानिया से हिंदुस्तान आए और अब जो है इन्होंने एक फ़ैसला करना था, जो लास्ट फ़ैसला था वो इनका ही होना था। इख्तिलाफ़ात की सूरत में आखिरी फ़ैसला रेड क्लिफ ने करना था कि अगर इन दोनों में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में या मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में कोई इख्तिलाफ़ात वगैरह है तो आखिरी फ़ैसला जो होगा वो इन्होंने करना होगा, उनका फ़ैसला आपको कबूल करना होगा। बाउंड्री कमीशन के दोनों ग्रुपों यानी पंजाब और बंगाल के कई इजलास हुए, मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नुमाइंदे किसी बात पर मुत्तफ़िक ना हो सके। इनके दरमियान में आपस में इख्तिलाफ़ात होते रहे और इसकी तकसीम के ही हवाले से किसी खास फैसले पर यह मुत्तफ़िक ना हो सके। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ अवार्ड का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से बाज़ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान को दे दिए गए। मसलन ज़िला गुरदासपुर की एक तहसील पठानकोट में गैर मुस्लिमों की अक्सरियत थी और इन इलाकों में पाकिस्तान को शराब करने वाली हेडक्वार्टर्स भी हिंदुस्तान के हिस्से में आए, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए नहरी पानी का मसला भी खड़ा हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात बहुत काबिल गौर है। रेड क्लिफ ने देखा इनके दरमियान इख्तिलाफात वगैरह जायज़ गए तो इन्होंने 17 अगस्त 1947 को इसकी तकसीम का ऐलान किया। इस दौरान जो है उन्होंने इसकी तकसीम कुछ इस तरह से की कि बंगाल और पंजाब के कुछ ऐसे सूबे थे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, ऐसे सूबे थे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, वो भी हिंदुस्तान को दे दीजिए। यहाँ पर बहुत ही नाइंसाफ़ियाँ हुई। कई ऐसे जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे, पहले वहाँ पर उन्होंने, जहाँ पर मुसलमानों की उम्मीद थी कि अगर यहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाए तो ये भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, और कई इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी वो हिंदुस्तान को दे दिए गए। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ही ये हुई कि ऐसे मुस्लिम अक्सरियत इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अब अक्सरियत है वो भी उठाकर हिंदुस्तान को दे दिए गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान के लिए नहरी पानी का मसला भी इस वजह से जो है खड़ा हुआ। गुरदासपुर जो है एक ज़िला था, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, ये भी जो है हिंदुस्तानियों को जो है दे दिया गया, ये भी हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। इस तरह कोलकाता जो कि बंगाल का दारुल खिलाफत था हिंदुस्तान को दे दिया गया। कोलकाता जो कि बंगाल का जो है वो दारुल खिलाफत था, कैपिटल था, वो भी हिंदुस्तान को दे दिया गया। जबकि मुस्लिम लीग का मुतालबा था कि कोलकाता में रेफरेंडम करवाया जाए, क्योंकि मुसलमानों को उम्मीद थी कि मुस्लिम अक़लियत के साथ साथ वहाँ के पिछड़े हुए हिंदू भी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेंगे। कि उन्होंने कहा कि कोलकाता में रेफरेंडम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान जो कि अब इनके जुल्म सितम से परेशान है वो भी पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी रेफरेंडम नहीं करवाया गया। जबकि लेकिन अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग का मुतालबा नहीं माना। इस तरह कोलकाता भी बंगाल की माशरती शराकत हिंदुस्तान के पास चला गया। इन चीज़ों को हम देखते हैं कि अब यहाँ पर मुसलमानों के मुखालिफ हैं अंग्रेज़ भी, वो हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ उन्होंने यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी की और कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो थे वो उठा के जो है अब वो हिंदुओं को दे दिए गए, वो हिंदुस्तानियों के हवाले कर दिए गए, वो उनके पास चले गए थे। इस त्यौहार को देख कर पता चलता है कि चंद अहम हुकूमती अफसरान कांग्रेस इस वार्ड को देखकर पता चलता है कि चंद अहम हुकूमती अफसरान कांग्रेसी नवाजी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के फ़ैल में पेश थे। इन अज़ियतों के बावजूद कायद-ए-आज़म ने तदब्बुर का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया कि अगरचे ये अवार्ड नाइंसाफ़ी पर मबनी है, लेकिन बावकार कौम की तरह हम इस अवार्ड को तस्लीम करने के पाबंद है। कायद-ए-आज़म ने उन्होंने ये फरमाया कि इन्होंने जो फैसला किया ये तो नाइंसाफ़ी पर मबनी है, इसमें खुला नाइंसाफ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी एक बावकार कौम होने की तरह हम आपको इस फैसले को जो है वो मंजूर करते हैं। 3 जून 1947 के मंसूबे की रूह से मशरक़ी बंगाल और मगरबी पंजाब को मुस्लिम अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया। अब वो बात आ गई कि मैंने जो पीछे आपको बताया था कि इनका फ़ैसला किया हुआ कि बंगाल, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध वगैरह की तकसीम की, उन्होंने कहा कि इनकी असम्बलियों के इजलास करवाए जाएंगे और वो इजलास फ़ैसला करेंगे वो कहाँ पर शामिल होने का फ़ैसला करते गए हैं। तो वो यहाँ पर आया कि सबसे पहले
मशरक़ी बंगाल और मगरबी पंजाब की असम्बलियों का इजलास हुआ, तो उस इजलास में उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। सिंध की कानून साज असम्बली, बलूचिस्तान की शाही जिरगा और कोयटा म्यूनसिपल कमेटी के अरकान और सूबे सरहद की अफराम ने रेफरेंडम के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। मैंने आपको पहले सिंध की असम्बली का इजलास हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। बंगाल और उसके बाद उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम हुआ। इस रेफरेंडम ने उनकी अवाम ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। और उसके बाद बलूचिस्तान का जो शाही जिरगा हुआ और म्यूनसिपल कमेटी का जो इजलास हुआ, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया और यूँ ये सारे इलाके पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए थे। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में इन्हें असम्बली का सदर मुंतखब किया गया। 3 दिन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया और यूँ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। उसके बाद दस्तूर साज असम्बली से लॉर्ड माउंटबेटन ने खिताब किया और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को फाइनली तौर पर आज़ाद हो गया। और उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के वो पहले गवर्नर जनरल बन गए। स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए चीज़ें तैयार करता हूँ। कई जगहों से आपके लिए मैं एक्स्ट्रा मेरी कोशिश होती है मवाद लाकर जमा करूँ और मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके में लेक्चर डिलीवर करूँ। आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको 100% सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया ये एक सीरीज़ शुरू हुई 1940 से। आज हमने देखा 1947 तक हिंदुस्तान तकसीम हो गया और इसमें कई इवेंट्स थे। ये टोटल 10 लेक्चर बनते हैं और तकरीबन 9-10 इवेंट्स तकरीबन ये बनते हैं जिनमें जो हुए वक्त चलता गया और ये आकर यहाँ पर हिंदुस्तान तकसीम हो गया। 3 जून का मंसूबा लास्ट जिस पर आकर हिंदुस्तान तकसीम हो गया। इससे पहले भी जितने भी लेक्चर हैं वो मैंने अच्छी तरह, मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको डिलीवर करूं, अच्छी तरह से चीज़ों को मैं आपको समझाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मज़ीद मोटिवेट करता है और जो अगला लेक्चर होता है ना, फिर मैं उसको मज़ीद अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।